नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। जय हिंद की सेना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। कल शाम 5 बजे इसकी घोषणा हुई और यहां सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर दी, जिसका भारतीय सेना ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवाब से घबराए पाकिस्तान ने रात में ही अटैक रोक दिया और इसके बाद से जम्मू से लेकर राजस्थान, गुजरात तक फिलहाल शांति है। LOC, जहां पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हमले किए थे, वहां फिलहाल शांति का माहौल है। इस पर आधारित एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर जो सीज फायर का ऐलान किया गया है उसके मायने क्या हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान तक के सरहदी इलाकों की हैं। फिलहाल यहां पर शांति है। रात के बाद से इन इलाकों में पाकिस्तान की ओर से कोई भी अटैक नहीं हुआ है। लोगों की दिनचर्या समान दिनों की तरह नजर आ रही है। दुकानें खुली हुई है, सड़क पर चहल पहल दिखाई दे रही है। यात्री बसें भी चलने लगी है। बॉर्डर पर तनाव कम होने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उससे आम इंसानों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था और लोगों में खौफ था, लेकिन अब जो ये सीज फायर हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोगों में एक डर था, खौफ था। लोग घरों को छोड़कर जो है वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, लोग अब अमन से रहेंगे। हमारी यही गुजारिश है कि आने वाले वक्त में ऐसे हालात कभी नहीं बनने चाहिए और हमें अमन की एक किरण नजर आई थी, लेकिन रात को सुनने में आया कि दोबारा सीज फायर इन्होंने वायलेशन किए। लेकिन अलबत्ता एक बात है कि राजौरी का माहौल अब बड़ा शांत है। कोई सीज फायर नहीं था। वो जो यहाँ सामने ड्रोन दिखे थे वो हमारी इंडियन आर्मी ने गिरा दिए। हम यही अपील करते हैं सबसे कि अमन बना रहे। अभी अच्छा बना हुआ माहौल। अभी सीज फायर का सुना तो खुशी है थोड़ी सी। वैसे ही रहना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। यहाँ पे तो कोई जो शेलिंग वगैरह हुई नहीं है। वो अखनूर में बता रहे थे थोड़ा कि वहाँ पे हुई है, तो उसके लिए पहले इन्होंने लाइट ऑन की थी, फिर बंद करवा दी बाद में। तो बाकी ठीक रहा यहाँ पे। और रात को जो माहौल था वो नॉर्मल ही था, कोई इतना वो नहीं था। पहले तो बहुत मिसाइलें वगैरह आती थी, रात को कुछ इतना नहीं था। ये थी रविवार सुबह की तस्वीरें। इसके पहले क्या कुछ हुआ ये भी बताते हैं। शनिवार शाम को 4 बजे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपना वही रूप दोगलापन दिखा दिया। ड्रोन के जरिए भारत के कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग हुई। राजौरी में तोप और मोर्टार से गोले दागे गए। उधमपुर में ड्रोन की मदद से हमले की कोशिश की गई। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन से हमला किया, जिसे विफल कर दिया गया। पठानकोट के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जिसके बाद बॉर्डर से सटे शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया। रात 12 बजे के बाद किसी भी इलाके में फायरिंग और ड्रोन अटैक की खबर नहीं है। पाकिस्तान के सीज फायर को गंभीरता से नहीं लेने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। शनिवार रात ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। सीज फायर के उल्लंघन करने पर एक्शन लेने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो गया है कि अब भी भारतीय सेना 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान ने अगर दोबारा किसी प्रकार की भी हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सीज फायर के ऐलान के बाद सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीज फायर हुआ क्यों, इसके मायने क्या है, ये भी हम जरूर समझेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि टाइमलाइन क्या रही, कल शाम से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, कल शाम 4 बजे ये खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इसका ऐलान कर दिया गया, लेकिन सीज फायर के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और फिर से फायरिंग कर दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान तक पाक आर्मी ने अटैक किया, ड्रोन से भी हमला किया गया और हर बार की तरह फिर से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया।
भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान फिर घबराया। रात 11 बजे विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, खुली छूट दे दी गई है और पाकिस्तान को तुरंत कार्रवाई रोकने के निर्देश भी दिए गए और सीज फायर का यदि इसी तरह से उल्लंघन होता रहेगा तो अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश सचिव की, इसके बाद पाकिस्तान ने फायरिंग रोक दी और रात करीब 12 बजे के बाद सरहदी इलाकों में शांति है। और आज सुबह भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर में फिलहाल हालात सामान्य हैं। फिरोजपुर, पठानकोट, बाड़मेर में भी शांति है और बॉर्डर वाले इलाकों में सामान्य दिनचर्या दिख रही है, यानी कि ये अच्छी तस्वीर वहां से आने लगी है। सब जगह शांति का माहौल नजर आ रहा है। तो सीज फायर का ऐलान और उसके बाद पाकिस्तान की नापाक हिमाकत, भारत ने फिर दिखाई अपनी ताकत और सेना को खुली छूट दे दी गई। फिलहाल पाकिस्तान खामोश है। तो आखिर इस सीज फायर के मायने क्या है? इस सीज फायर को किसकी जीत माना जाएगा और आखिर अब आगे क्या होना है? इन तमाम बिंदुओं को समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर.के. साहू जी, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, सतीश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के, और राजनीतिक विशेषज्ञ नवोदित मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदित जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि सब ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये लग रहा था कि युद्ध अब एस्केलेट हो रहा है, हम शायद वॉर सिचुएशन में चले ही गए हैं। लेकिन इसी बीच शाम को खबर आती है कि दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि अब सीज फायर हो चुका है। हालांकि बाद में उसका उल्लंघन भी किया गया। पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी पूंछ है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। लेकिन नवोदित जी, सब जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक ये सीज फायर क्यों, इसे किसकी जीत माना जाए और इसके मायने क्या है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये था कि हम जितनी भी हमारी बहनें थीं जो पहलगाम में गई हुई थी और जिनके पतियों को सबके सामने धर्म के आधार पर मारा गया, और उसका बदला हमने लिया था। और सरकार ने यही कहा था कि हम सारे आतंकवादी ठिकानों को नेश नाबूद कर देंगे और उनके आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। तो आप देखें कि हमने सारे के सारे जितने उनके आतंकवादी ठिकाने थे, चाहे वो कोई भी जगह हो, हमने उन सबको नेश नाबूद किया। हमारी सेना ने बड़े बलपूर्वक नेश नाबूद किया। और रावलपिंडी के एयरपोर्ट पे नूर खान पे हमारा जो हमला हुआ, उनके आकाओं को साफ मैसेज गया कि अब आप भारत से नहीं उलझ सकते, भारत में आतंकवादी गतिविधियां नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान में जो डर का माहौल था, उसके कारण सीज फायर की मिन्नतें हुई। अगर आपको स्मरण होगा कि नवाज शरीफ ने भी इंटरवेंशन किया था इस बीच में और ट्रंप से मिन्नतें की, और ये सब सारा का सारा पाकिस्तानी डर के कारण हुआ। और ये साफ था और साफ है कि हमारी विजय इस पूरे माहौल में हुई। और जो ऑपरेशन सिंदूर का जो मतलब था, ऑपरेशन सिंदूर का जो अचीवमेंट था, वो भारत ने कर लिया। आतंकवादी ठिकाने नेश नाबूद हुए, हमने उनके आकाओं तक को सबक सिखा दिया। प्रथम निश्चित रूप से सारे विश्व में भी एक मैसेज गया कि भारत के साथ अब आतंकवादी गतिविधियां होगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है सतीश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया, एक बड़ी खबर यह भी सामने आई थी कि यदि अब आतंकी हमला होता है भारत के ऊपर तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। 3-3:30 बजे ये खबर आई थी और उसके बाद 4 बजे के आसपास सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कल भी जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब हमें यही लग रहा था कि अब शायद हम युद्ध की तरफ आगे बढ़ चले हैं, लेकिन फिर अचानक से एक्ट ऑफ वॉर और फिर उसके बाद सीज फायर, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये माना जाए कि कहीं ये सीज फायर बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? आकांक्षा जी, जो मेहरा सर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मैंडेट था वो तो हमने अचीव कर लिया और उसमें डेफिनेटली भारत की विजय हुई है, भारत की सेना की विजय हुई है और भारत की जनता की भी विजय हुई है। रहा सवाल सीज फायर का, तो सीज फायर जो अभी इस सिनारियो में हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा बेनिफिटेड है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया था। उसके एयरफोर्स जो बेसिस थे उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है और उसके पास सीज फायर मिलने से अभी ब्रीदिंग टाइम मिल गया है। बेसिकली ही हैज़ परचेज अ टाइम बेसिकली, वेयर इज़ इंडिया के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन सीज फायर हुआ क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आया है, जैसा कि न्यूज़ में
और सुना गया है कि अमेरिका ने भी इंटरवीन किया है, चाइना ने भी रिक्वेस्ट किया था। तो भारत ने सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया और पूर्ण तरह एक्सेप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा गया था कि 5 बजे के बाद से कोई फायरिंग नहीं होगी, लेकिन शाम को 8-9 बजे तक उनकी फायरिंग, शेल्स और ड्रोन ये सब चलते रहे थे, जो कि वंस अगेन पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको शो करता है। क्योंकि इस पॉइंट पे मैं ये नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि ये हमले आतंकवादियों ने करवाए हैं। ये जो भी हमले हैं पाकिस्तानी फ़ौज की लोगों ने ही किया है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिफ, उनकी बातें जो हैं, जो लोअर मोस्ट सैनिक है वहाँ तक पहुँचाई नहीं गई, या तो फिर गलत तरीके से पहुँचाई गई। और बाद में एक वर्ड होता है सॉरी कह देना कि हमने तो मना किया था, लेकिन शायद कम्युनिकेशन गैप हो गया और उनको लेकिन सतीश जी वो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। कल रात में 11:30 बजे जब पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को संबोधित किया तब तो उन्होंने ये कह दिया कि भारत की तरफ से यह हमला हुआ है, उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और ये उनका बयान है, वो ये कह रहे थे कि भारत ने पहले हमला किया, जंग को अंजाम तक ही पहुंचाकर हम दम लेंगे। तो देखिए, एक तरफ आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, आप हमसे लड़ नहीं सकते, ये खुद भी जानते, लेकिन उसके बाद आप बार बार ये कह रहे हैं, वही झूठ प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज की हमने आपको हरा दिया है, हमने इतना अटैक किया कि आप पीछे हट गए हैं। ये हमें रुपेंद्र जी समझा पाएंगे। रुपेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे आप इस सीज फायर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक जनभावना थी, सबका ये कहना था कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि पीओके को भी अब हमें अपनी तरफ कर लेना चाहिए, इंदिरा गांधी की याद की जा रही थी। तो ये माना जाए कि क्या जनभावना के अगेंस्ट जाकर के सीज फायर कर लिया गया? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के दोहराना दो बातें हमेशा रहता है उसका, क्योंकि वो हमेशा झूठ का सहारा हमेशा ही लेता ही है। सीज फायर का उल्लंघन तो किए किसने? पाकिस्तान ने, लेकिन बार वहाँ पे जाके अपने संसद में या जाके बोलेंगे कि हमने किया नहीं है, हमेशा इंडिया के ही दोस्त ठहराएंगे। आप पुराना इतिहास ही दोहरा लीजिए, जब भी चाहे कारगिल का भी हुआ है, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ है, या भी जितने भी हुए हैं, हमेशा उसने कहा कि हमेशा भारत ही दोषी है, हम तो एकदम बिल्कुल नापाक हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि वो कितना साफ सुथरा है। और रही बात है सीज फायर का उल्लंघन कभी भारत है कभी करता नहीं है। शाम को खबर आ ही चुकी थी कि कितने ये लोग पूरा ड्रोन के तरह से कितना हमले फिर चालू कर दिए थे। और कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता अपने देशवासियों को कि हम उस कगार पे, कंगाल होने के कगार पे खड़े हैं। ठीक है, आपसे समझना चाहूंगी नवोदित जी, सब चाहते तो थे कि वॉर जैसी सिचुएशन में ना जाए, जनभावना से इतर हम यदि बात करें, क्योंकि यहां बैठ करके कह देना कि जंग हो जानी चाहिए थी, नेस्तनाबूद पाकिस्तान को कर देना चाहिए था, पीओके ले लेना चाहिए था। लेकिन जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो इसे कितना जूझते ये हम समझते हैं। एलओसी के पास के जो स्थानीय लोग हैं वो कितना इससे जूझते वो भी हम समझते हैं। और हम सब जानते हैं कि वॉर फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन नवोदित जी, जिस तरह से ट्रंप का पहले ट्वीट आता है, उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान की तरफ से इसकी घोषणा की जाती है, सबको यही लग रहा था कि हम एक एक्शन लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान घुटने टेकेगा। और सोशल मीडिया में इस तरह के लगातार हम देख रहे हैं, कल किस तरह से ट्रेंड हो रहा था कि अब के बाद ट्रंप सरकार। तो क्या जो भारत की एक छवि थी विश्व गुरु की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि थी विश्व नेता की, तो क्या उसको भी एक धक्का लग सकता है? क्या इस तरीके से भी इसका आकलन किया जाएगा? आकांक्षा जी, मेरे विश्लेषण से ये बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंचना कि प्रधानमंत्री की छवि के ऊपर कुछ आघात पहुंचेगा, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप देखें, इतिहास में भी अगर आप देखें, या अभी भी जहां वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इजराइल और गाजा में वॉर चल रहा है, वहां पे किसी ना किसी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को या अंतरराष्ट्रीय किसी ना किसी देश को बीच में आना पड़ता है मध्यस्थता करने के लिए। क्योंकि जब दोनों देश एक वॉर के मूड में चले जाते हैं तो आप यहां से कुछ करेंगे, वो वहां से करेंगे, और प्रत्यारोप के आरोप लगते रहते हैं। तो किसी ना किसी देश को सामने आना ही पड़ता है, और अमेरिका का आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के दिन में वो सुपर पावर है, हम लोग माने या ना माने। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर आप इतिहास हमारा गवाह है कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और वहां की आर्मी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वहां की आर्मी स्वयं टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है।
तो अब हम उनको भरोसा कर ही नहीं सकते। अगर आप पीछे भी देखें तो रूबियो साहब ने, जो वहां के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने न सिर्फ शहबाज शरीफ से बात की परंतु जनरल मुनीर से भी बात की। ये टीवी पे आ रहा था, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो इसका अर्थ साफ साफ है कि वहां की जो आर्मी है वो बहुत पावरफुल है, और अगर आर्मी नहीं चाहेगी कि सीज फायर हो तो वहां सीज फायर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं करा सकती, और ये समझना पड़ेगा। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आकांक्षा जी, और वो हम सब जानते हैं स्टूडियो में और देश की जनता जानती है, कि पाकिस्तान का अगर ये युद्ध ज्यादा चलता है तो पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकता, परंतु उसके आर्थिक परिणाम हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं एक डॉट पैदा कर देंगे। पाकिस्तान का कुछ नहीं खत्म होने वाला, वो जैसे हम कहते हैं बार बार कि नंगे नहाए नहीं छोड़ क्या। इस बार पूरी जनता की यही भावना थी, लगातार हमारे साथ जनता भी जुड़ती थी, उनका भी यही कहना था कि इस बार पीओके को भी ले लेना चाहिए, इस बार पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए, एक सख्त मैसेज की जरूरत है कि बहुत हो गया अब आपका ये जो आप आतंकियों के साथ खेल साजिश आप रचते हैं। तो क्या ये जनभावना के अगेंस्ट जाकर के एक इसका धक्का नहीं लगेगा? मैं आपको एक पीछे ले जाता हूं। 1971 का जब वॉर हुआ था, जब हमने बांग्लादेश बनाया था, और उसी तरह से हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। देखिए, जो जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो 20-30 वर्ष से बलूची अपना संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष और विघटन जो होता है देश का, वो अचानक नहीं हो जाता है। और आज की तारीख में जिस समय हम अर्थव्यवस्था हमारी तीसरी बनने वाली है और हम 6.7 और 7% की जब बात कर रहे हैं, और उसके बीच में वॉर का हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा आघात है। हमारा यहाँ कहना, और जनभावना थी, उसमें कोई संदेश नहीं है। अगर आप 10 लोगों से बात करें तो 7 लोग ये परहैप्स बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हमको उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करा देना चाहिए, परंतु ये कहना और करने में बहुत फर्क होता है। इसको कम से कम मैं यही समझता हूं कि 20 वर्ष लगेंगे जब बलूचिस्तान आजाद होगा, और निश्चित रूप से बलूचिस्तान आजाद होगा। आकांक्षा जी आप ये देख ले, अब क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, तेजी आ जाएगी बलूचिस्तान के मूवमेंट। जब भी सीज फायर भी हो जाएगा, जब पूरी शांति हो जाएगी, बलूचिस्तान का मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट, मैं चाहता हूं, हालांकि उसमें हम डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं होंगे, वी वुड बी द फर्स्ट नेशन कि हम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को इन एग्जाइल, बिल्कुल अनमोदित जी, ये समझा जा सकता है कि एक नींव तो रख दी गई है। बलूचिस्तान से वो अलग तरीके से जूझ ही रहा है, बलूचिस्तान लगातार आजाद देश की मांग कर ही रहा है पाकिस्तान से, और हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। कल तो दावा भी कर दिया गया था कि कई बड़े शहरों पर बलूचिस्तान ने कब्जा कर ही लिया। सतीश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे थे कि बॉर्डर पर सिचुएशन बहुत टेंस हो रही थी। परसों रात हमने देखा था कि सिर्फ रात में हमले हो रहे थे, लेकिन कल सुबह तो पाकिस्तान ने दिन में भी अटैक किया, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना गया कि हमारे कुछ एयरबेस है जिनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा हुआ, हालांकि हम बहुत मजबूत स्थिति में थे। तो जिस तरह से नुकसान हो रहा था, सिविलियंस की मौत हो रही थी, क्या एक वजह यह भी है कि सीज फायर से मान लिया गया? पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, डीजीएमओ ने कॉल किया, और उसके बाद फिर हमने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। आकांक्षा, जो सीज फायर एक्सेप्टेंस है, ये मुझे लगता है एज ऑन डेट दोनों कंट्री का पॉलिटिकल डिसीजन है, और पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल नहीं है, इट इज़ अ मिलिट्री डिसीजन जो कि उनके चीफ ने लिया है, आसिफ ने। हमारे यहाँ से तो ये डेफिनेटली पॉलिटिकल डिसीजन है, बिकॉज अमेरिका ने भी इसमें इंटरवीन किया था, और चाइना ने भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट देके ये शो करने की कोशिश की थी कि वो अगर पाकिस्तान के साथ नहीं है तो इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन अब हमको अपनी सिचुएशन एनालाइज करना चाहिए और हमको अपनी हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए। सतीश जी, आपने चीन का जिक्र किया, तो चीन का अब एक नया बयान भी सामने आ गया। उन्होंने ये कह दिया कि हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं, और हमने परसों इस पर चर्चा की थी कि हमेशा दोगलापन उसका रवैया रहा है। पहले बोलता है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, और अब कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ है। तो इसको तो ये पलटना था ही चीन को। आकांक्षा जी, मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा था कि हमको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। आप देखिए 1960 में चाओ एन लाई जब यहाँ भारत आए थे, और उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके साथ मिलके उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया घूमा था, भाखड़ा नंगल डैम देखा था, और इंडिया की प्रोग्रेस देख रहे थे स्टडीली। वापस जाने के बाद यहाँ पे तो नेहरू जी हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगवा रहे थे बच्चों से, और उन्होंने 62 में आते ही अटैक किया और बहुत बड़ा एक हमारा पोर्शन ले लिया। तो ये चाइना का कैरेक्टर है।
अभी जो चाइना है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इकोनॉमिक रीज़न है। अगर आप CPEC को देखते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर आप देखते हैं, तो वो गिलगित और POK एरिया से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ, बलूचिस्तान से होके ग्वादर पोर्ट तक जाता है, जिसपे उन्होंने मोर देन $60 बिलियन चाइना ने स्पेंड कर रखा है। ये प्रोजेक्ट 2020 में चालू हो गया था और जो चल रहा है, इससे उनका एडवांटेज देखिए आप, उनका जो डिस्टेंस है, जो कि अभी करीब करीब 11 से 12,000 किलोमीटर उनको ट्रेवल करके अपनी इकोनॉमी एक्सपेंड करना है, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो कम होके करीब करीब 3,000 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। वो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिस हिसाब से पिछले 2 दिन से जो वॉर की स्थिति बन रही थी और भारतीय वायुसेना ने जो एयर सुपीरियॉरिटी जो गेन किया था, उससे मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को भी डर आ गया था और अजम्पशन में कि कहीं ये POK हिंदुस्तान अगर वापस ले लेगा तो मैंने जो $60 बिलियन से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो सब पानी में चला जाएगा। इसीलिए चाइना की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, जबकि इंडिया के पास इस तरह की कोई भी मजबूरी नहीं है। अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमको अपनी कंडीशन में करना चाहिए, क्योंकि अभी एक हम हायर एक्लॉन में हैं, हायर प्लेटफॉर्म में हैं, जहां पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सतीश जी, और अब ये सीज फायर की तमाम शर्त क्या रही? फोन आया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, और इससे पहले भी हमने देखा था कि JD वांस ने तो ये साफ कह दिया था कि दोनों देश निपटे, हमें इससे कुछ नहीं लेने देना। लेकिन फिर उसके बाद एक और अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आता है। उन्होंने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आपको आतंकवाद को उकसाना बंद करना होगा। और उसके बाद आप देखिए सीज फायर की बात होती है। और क्या मायने है सीज फायर के? सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, और अच्छी बात यह है कि अभी इस वक्त जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं भारत के, वहां पर शांति है। वहां से अभी तक कुछ भी हमले की या फिर अशांति प्रिय घटना की तस्वीर सामने नहीं आई है। नवोदित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एक्सपेक्ट की भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि सब कुछ सेना ही तय करेगी, और कल भी विक्रम मिस्री ने जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो साफ कह दिया गया कि सेना को खुली छूट है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर का फैसला किया गया, तो क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल एक्सपेक्ट भी आपको नजर आ रहे हैं, या सब कुछ ये सेना ने ही तय किया है कि हाँ अब हम सीज फायर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहा? देखिए, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, और बिना शीर्ष नेतृत्व के इन्वॉल्व हुए सीज फायर जैसा बड़ा फैसला कोई एक DGMO या अकेला आर्मी का चीफ या CDS नहीं ले सकते। तो निश्चित रूप से इसमें एक राजनीतिक फैसला है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि हम सीज फायर करें। और सीज फायर करने का मतलब हम हारे नहीं है। सीज फायर का मतलब यह है कि हम विजय हुए हैं और शांति चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसका उद्देश्य था उसको हमने अचीव किया है, और पाकिस्तान ने अपने डर के कारण ये सीज फायर को माना है। और ये पुनः कहना चाहता हूं कि ये सीज फायर हमारी जीत का ही एक प्रमाण है, और DGMO का अकेला फैसला नहीं है, या CDS का फैसला नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, मोदी जी का फैसला है, पूरे कैबिनेट का फैसला है कि सीज फायर किया जाए। और इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि इस युद्ध को चालू रखने के लिए चाइना भी चाहता था कि ये चालू रहे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से एक बहुत बड़े जाइंट के रूप में निकल के आ रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ मैं ग्रुप कैप्टन मिश्रा की बात को भी मानता हूं कि चाइना ये भी नहीं चाहता कि CPEC के कारण उसका जो निवेश वहां पर हुआ है वो जीरो में, मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि अगर बाई चांस POK के ऊपर कुछ हानि हो जाती है तो सबसे ज्यादा चाइना फेस करेगा। पाकिस्तान के पास, मैं पुनः कहना चाहता हूं आकांक्षी, पाकिस्तान के पास लूज करने को कुछ नहीं है, तो हमारे पास लूज करने को ज्यादा है। और मैं जो क्लबों में या यहाँ के मैं जो पॉलिसी मेकर से उनसे मेरी बात होती है दिल्ली में, तो यही बात साफ निकल के आती है दैट व्हाट हमारा जो अचीव करने का था ऑपरेशन सिंदूर से, वो हम अचीव कर चुके हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर से बलूचिस्तान को आजाद करना नहीं था, आतंकवादी ठिकानों को मिटाने का था, उनके आकाओं को सबक सिखाने का था, जो हमने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल हुआ है, और अब सीज फायर होना बड़ी बड़ी राजनीतिक सोचबूझ की बात है।
और इसमें कहीं भी लेश मात्र भी सुबह नहीं होना चाहिए कि हम हारे हैं, या इस जहां तक जवाब देने की बात है तो हमारी सेना मुस्तैद है। बिल्कुल। सतीश जी, आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट में समझना चाहूंगी कि अब आगे क्या, क्योंकि कई बड़े डिप्लोमेटिक कदम भी हमने उठाए, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था, इसके साथ ही वीजा हमने सभी के रोक दिए थे और वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया था, और उच्च आयोग से भी जुड़े हुए हमने कुछ बड़े फैसले लिए। तो इन पर क्या असर होगा सीज फायर का, ये आपसे समझना चाहेंगे सर। हाँ, पहले तो मैं मेहरा सर की बात से सहमत हूँ कि इसमें सिर्फ 2 कंट्री को ही नुकसान होगा इस वॉर को कंटिन्यू करने से, और या अगर कोई पाकिस्तान का एरिया स्पेशली पीओके अगर सेपरेट होता है या बलूचिस्तान सेपरेट होता है तो चाइना की इकनॉमी में बहुत बड़ा असर आएगा। इंडिया का तो आएगा ही, क्योंकि हम वॉर जोन में हैं और वॉर में जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंडिया की इकनॉमी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। पाकिस्तान के साथ तो वही कहावत है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। उसके पास तो एज इट इज इतने लोन हैं। वॉर जोन के टाइम पे इस सिनारियो में भी उसने $1 बिलियन IMF से लोन ले रखा है, तो वो लोन की जिंदगी जी रहा है। तो पूरी जिंदगी अगर वो बाद में गुलामी की भी उसको लोन की जीना पड़े तो वो जीने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान और चाइना दोनों ये नहीं चाहता है, दोनों अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं और इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है अब चाइना की तरह प्रयास करना है। हालांकि चाइना बहुत अहेड है हमसे इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बट अब इंडिया भी करने लगा है। रहा सवाल कि इसका असर क्या आएगा। अभी ये 12 तारीख को जब 12 बजे मीटिंग होगी और डिसाइड होगा कि किस शर्तों में ये सीज फायर जो है वो कंटिन्यू करेगा, वो एक हमको डायरेक्शन में लेके जाएगा। बट डेफिनेटली मैं एज ए रिटायर्ड फौजी की तरह बात नहीं करूँगा, मैं एक भारतीय नागरिक की तरफ से मैं ये चाहूँगा कि इंडिया में जो है अब प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहरी लोग हैं, और जो बाहरी लोग हैं उनको किसी भी तरह से यहाँ से आपको बाहर निकालना है या उनको नेस्त नाबूद करना है। बिल्कुल सतीश जी, और देखिए जिस तरह से जब वीजा को निरस्त किया गया, सख्त आदेश दिए गए कि 48 घंटे के अंदर आपको पाकिस्तान छोड़ना होगा, तब कितने खुलासे हुए कि कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो लंबे समय से यहाँ का आधार कार्ड बनवा करके फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके रह रहे थे। तो सोचिए कितनी लिस्ट सामने आएगी और उससे इन लोगों की तो छटनी कम से कम हो ही जाएगी। रुपेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिसका जिक्र नवोदित जी कर रहे हैं, सतीश जी कर रहे हैं, कि चाइना एक कैटलिस्ट की तरह कहीं ना कहीं काम कर रहा था, पाकिस्तान को वो श्रेय दे रहा था, और वो तो चाहता ही है कि भारत की आर्थिक तरीके से कमर टूट जाए या फिर मिलिट्री तरीके से हमारी कमर टूट जाए। तो क्या ये जो हमने फैसला लिया सीज फायर का, तो इससे हमने चारों खाने चित चीन की भी चालों को किया है? बिल्कुल, हमने चित तो किया ही है। कहीं न कहीं जो हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी, अभी जो युद्ध का माहौल जो चल रहा था, तो जो हमने जो पहले से जैसे 22 तारीख को जो पहलगाम वाला घटना हुआ था, तो जो पहला एक्शन हमने जो लिया था, जैसे मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूं तो थोड़ा सा नेवी के बारे में बताऊंगा ही, कि सबसे पहले विक्रांत को ही हमने पूरा अरेबियन सी में भेज दिया था। और साथ जब विक्रांत गया था तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट क्लास तो चले ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो समुद्री इलाका को हमने घेराबंदी कर दिया था। तो स्टार्टिंग में ही एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास केवल 9 दिन का ही पेट्रोल बचा हुआ है, और कल यहाँ पे खबर भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने अपना जो पेट्रोल पंप है उनको बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि हम ज़्यादा दिन तक युद्ध का जो माहौल है इसको झेल नहीं सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, अपने जो पड़ोसी देश है, जैसे अभी उनके सबसे जो सहयोगी है तुर्की हो गया, अभी चाइना हो गया, इनको बताने में उनको पता चल गया था कि हम ज़्यादा दिन झेल नहीं सकते और हमारी आर्थिक स्थिति भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं चाइना का जो सबसे बड़ा माल खरीदने वाला है जो वो तो पाकिस्तान है ही, तो उसका जो इकोनॉमी तो वो गिर ही जाता। बिल्कुल, इकोनॉमी उसकी गिर जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी कोशिश यही कर रहा था कि पाकिस्तान को बैक एंड सपोर्ट करे, किस तरह से उसे भड़काया जा सके भारत के खिलाफ। नवोदित जी, अब थोड़ा अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो कल जैसे ही सीज फायर की घोषणा की गई, हमने देखा कि तुरंत कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया, इंदिरा गांधी की याद दिलाई गई, 1971 की याद दिलाई गई कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो
जो एक समर्थन मिल रहा था विपक्ष की तरफ से लगातार कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें विपक्ष उनके साथ है, तो क्या अब विपक्ष अलग तरीके से भी सरकार की घेराबंदी करेगा? क्योंकि ट्वीट्स और जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हालांकि जैसे कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य था कि हम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, हमने उसे तो अचीव कर ही लिया है, लेकिन अब एक क्या नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी? निश्चित रूप से आकांक्षा जी, आपका विश्लेषण बहुत सही है कि अब प्रत्यारोप और आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जब सीज फायर हो जाएगा, जब हम शांति की तरफ बढ़ेंगे। और इस बीच में निश्चित रूप से पाकिस्तान फिर दोगलापंती करेगा और एक ना एक सीज फायर तो 2-3 इंसिडेंट होंगे और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि आपने फिर से सीज फायर का आपने विश्वास किया और उन्होंने उल्लंघन किया। ये प्रत्यारोप चलेंगे, परंतु आगे की जो रास्ता है, आगे का रास्ता शांति का ही रास्ता है, आगे का रास्ता युद्ध का रास्ता नहीं है। हम भी युद्ध नहीं चाहते, कोई विश्व में कोई भी नेशन युद्ध नहीं चाहता। अगर आपको याद होगा जिस समय प्रधानमंत्री अपना इंटरफियर करना चाह रहे थे यूक्रेन के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है, वार्ता का समय। और जहां तक सबक सिखाने का सवाल था, वो हमने सिखा दिया उनको सबक। और पाकिस्तान आज की तारीख में, मिश्रा साहब और साहू साहब भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है और चाइना भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। तो उल्लंघन होगा, हमारी सेना मुस्तैद है उसको जवाब देने के लिए, परंतु अब मुझे नहीं लगता कि हम युद्ध की तरफ फिर से वापस जाएंगे और या न्यूक्लियर वॉर या परमाणु वॉर की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि उससे विनाश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और हमारा देश और हमारी कौम ये युद्ध कभी नहीं चाहती। हम महावीर और बुद्ध वाले देश हैं, हम शांति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और हमेशा शांति के पक्षधर रहे। और शांति ही चाहिए हमको आर्थिक व्यवस्था को देखना है, हमारे कितने लोग हैं उनके रोजगार को देखना है। आवेश एक दूसरी बात है आकांक्षा। याद इंदिरा गांधी की भी याद दिलाई जा रही है कि उन्होंने निक्सन से बातचीत तक नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने कितना सख्त रवैया अपनाया था, जो भी उन्होंने फैसले लिए खुद के दम पर उन्होंने फैसले लिए थे। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट किया, तो उससे एक मैसेज ये भी तो जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरीके से फेक प्रोपेगेंडा तो फैलाएगा कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं, ट्रंप ने जो मध्यस्थता की, और इस तरह का जो इंदिरा गांधी को लगातार इंडिया इज भारत, माफ कीजिएगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाली जो उस वक्त बात सामने आई थी, तो उसको लेकर के भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, हर प्रत्येक एक्शन के अपने एक परिदृश्य होते हैं आकांक्षा जी, और 71 का जो परिदृश्य था वो बिल्कुल दूसरा परिदृश्य था। आज का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है। और किसी ना किसी देश को, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि किसी ना किसी देश को मध्यस्थता करनी ही थी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, उनकी आवाम खुद उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। वो प्रोपोगंडा फैलाएंगे, वो एक प्रोपोगंडा नेशन है और वो ये कहना चाहेगा कि मैं भारत के ऊपर वन मैन अप रहा हूं। वो कैसे मान लेंगे कि हम, हालांकि वो बहुत पिछड़े लोग हैं, आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। वो जैसा कि ग्रुप कैप्टन बोल रहे थे कि उन्होंने भीख मांग के वो अपना काम चला रहे हैं और फिर भी कहते हैं फिर लड़ने को तैयार। तो ऐसी व्यवस्था में हम पाकिस्तान के ऊपर उनकी आवाम, आप देखें वहां के यूट्यूब पे आके देखें या सोशल मीडिया पे आके देखें, तो आपको जाहिर हो जाएगा कि वहां की आवाम भी त्रस्त है। और त्रस्त दोनों से है, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट से भी और आर्मी से भी त्रस्त है। बिल्कुल सतीश जी, और कई रिएक्शंस आए भी थे, IBC 24 ने उन्हें दिखाया भी था। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो आप बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कर्नल कुरैशी ने साफ कहा था कि अब भारत भी तनाव नहीं चाहता है, बशर्ते पाकिस्तान भी सेम व्यवहार करे। तो एक क्या तभी एक इशारा ये दे दिया गया था कि अब सीज फायर की तरफ भी बात आगे बढ़ सकती है? आकांक्षा जी बिल्कुल सही है, और मेहरा सर ने भी सही कहा कि भारत जो है उसका मेन जो मूल मंत्र है वो है अहिंसा परमो धर्म। तो हम उसको फॉलो करते हैं, भले ही हमारे चारों तरफ जो हैं वो राक्षस गण उपलब्ध हैं और अवेलेबल हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन भारत ऐसा सोचता है और मैं अपनी जो ये सोच है उस पर बहुत गर्व भी करता हूँ। जैसे आपने पॉलिटिकल इशू की बात की थी, उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं भी रिटायर हुए मुझे 4 साल हो गए हैं और काफ़ी कुछ अब मैं स्टडी करने लगा हूँ। तो कल शाम रात से ही इसके ऊपर नेगेटिव नैरेटिव्स फेसबुक और अदर मीडिया के थ्रू आने लगे हैं। इंडिविजुअल्स इंस्टाग्राम में भी आप जाके चेक करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव नैरेटिव्स और आने लगे हैं। आई विल नॉट कॉल इट प्रोपोगंडा, इट्स अ नैरेटिव। एंड 71 वाली जो बात है,
इंदिरा गांधी वाली, वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली तरीके से इसको, जो भी अपोजिशन पार्टी है या जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती, उन्होंने इसको प्रेजेंट भी किया है। और उसमें एक सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप शिमला समझौते की बात ना करें तो 71 में जब ये वॉर चल रहा था और यूएस उस समय तो थ्रू आउट, जिसको बोलते हैं कि ब्लाइंडली पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, तो जब वहाँ के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया था तो इंदिरा गांधी ने उनका फ़ोन ड्रॉप कर दिया था। और उस समय जनरल मानिक शॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, उनसे इन्होंने टाइम पूछा था कि अमेरिका जो है अपनी 7th फ्लीट, उस समय बड़ा फेमस होती थी सर, 7th फ्लीट जहाँ चली गई समझ लो वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका ये मतलब था इंडो बांग्लादेश वाला जो वॉर था 71 का, उसमें अमेरिका का क्लियर कट इंटरवेंशन होना था और 7th फ्लीट स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ सम वेदर एक्टिविटी एंड इन द सी ऑल्सो। थोड़ा बहुत उसमें रशिया का भी सहयोग था हमारे साथ। इंदिरा गांधी ने एक टाइम मांगा था कि मानिक शाह से कि आप कब तक करेंगे। 18 तारीख को 7th फ्लीट जो है वो इंडियन ओशन में आ जाएगी। जैसी इंडियन ओशन में आ जाएगी देन वी विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन आर वॉर स्ट्रैटेजी। एंड मानिक शाह ने कहा था कि मैडम आप उनको ये बता दीजिएगा जब भी वो 7th फ्लीट इंडिया पहुंचती है, आप बता दीजिएगा कि बांग्लादेश बन चुका है। और उन्होंने एज अ फौजी, जनरल मानिक शॉ, जिसको हम आज भी पूजते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। और जब 7th फ्लीट इंडिया के करीब आई, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को रिंग करके पर्सनली कहा कि सर अब आप अपनी 7th फ्लीट को वापस बुला लीजिए, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। एंड इट वाज अ शॉक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट बाय politically as well as militarily achievement by India during that time. और सतीश जी, लेकिन उस वक्त विपक्ष ने भी भरपूर साथ दिया था भारत सरकार का। लेकिन यदि इस वक्त जो सीज फायर का फैसला लिया गया है, क्योंकि बार बार आप भी कह रहे हैं, नवोदित जी भी कह रहे हैं और रुपेन जी भी यही कह रहे हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है और अहिंसा परमो धर्म पर ही भारत विश्वास रखता है। और हमारा तो उद्देश्य था कि हम ऑपरेशन सिंदूर को सफल करें, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, हमें आतंकियों से बदला लेना था। तो आपको लगता है कि क्या वैसा सपोर्ट विपक्ष से मिल पाएगा भारत सरकार को सीज फायर के बाद? सतीश जी, देखिए, सपोर्ट की बात है। विपक्ष, अभी अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो एक्चुअली पक्ष और विपक्ष के बीच में उस समय हेटरेट नहीं हुआ करती थी, जो मेरा असेसमेंट है और जो मैंने पढ़ाई की छोटी मोटी, तो मैं ये एनालिसिस करता हूँ इवन आफ्टर 50 और 60 इयर्स दिस थिंग, कि पहले एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप होती थी पक्ष और विपक्ष के बीच में। आप देखिए, जब यूएन में जाकर स्पीच देना था तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने यूएन में जाके भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया था। तो ये एक रिलेशन थे, हेल्दी रिलेशन थे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखो, पार्लियामेंट में लात घूसे की लड़ाई होने लगी, लोग एक दूसरे पे चप्पल फेंकने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे। ही बदल गया सतीश जी, और कितनी अच्छी राजनीति हो गई है। एक जो वर्ड है जो पार्लियामेंट के ऊपर बना है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। तो ये जो घृणा वाली भावना है फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, और ये नेशन के लिए नहीं है इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट या अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए जो भी अपोजिशन पार्टी आती है आज और की अब से थोड़ी देर में मुझे लगता है सतीश जी क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक की मांग उठा ही दी गई है। अब देखते हैं कि अब कितना समर्थन मिल पाता है तमाम दलों का सरकार को। आर के साहू जी, मैं आपसे अब चर्चा करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या कदम होगा? क्योंकि आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही है सेना के और विदेश मंत्रालय की, तो अब आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या फैसला लिए जा सकते हैं? अभी तो जो भी फैसला लिया जाएगा देश हित के लिए ही लिया जाएगा, क्योंकि आगे का सिचुएशन है, वार कोई नहीं चाहता है, क्योंकि नुकसान सभी को होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी हुआ
वार जोन हुआ था, इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ था कि हमारे इंडिया की जो 140 करोड़ की जनता और पक्ष विपक्ष वो सब एक हो गए थे। और जब ये हमला हुआ था तो जो 9 आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ था तो देश खुशियाँ मना रहा था। ये सबसे बड़ा संदेश गया था, हर जगह इंडिया में एक दिवाली का एक माहौल बना हुआ था। और इसी को देखते हुए जिस प्रकार से अभी आज मीटिंग होगा CS का, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा भारत हित के लिए ही एक फैसला लिया जाएगा। ठीक है नवोदित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि कल जिसका मैंने जिक्र अभी सतीश जी से भी किया कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था कि तनाव हम नहीं चाहते हैं बशर्ते पाकिस्तान भी सेम व्यवहार रखे, तो क्या एक स्क्रिप्ट तभी लिखी जा रही थी कि हाँ सीज फायर होगा? और इसके साथ ये भी कि हम जानते हैं कि जिस तरह से लगातार तेजी से हमले किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि हम उन्हें करारा जवाब दे रहे थे कि एस्केलेशन का अब अगला पड़ाव युद्ध ही होता, तो उसको रोक दिया गया। जी निश्चित रूप से आकांक्षा जी, युद्ध का अगला जिस तरह से एस्केलेशन हो रहा था तो आगे युद्ध की संभावना ज्यादा बढ़ रही थी, उसकी डिग्री का बड़ा होना ज्यादा हो गया था और सीज फायर दिख रहा था। और अगर आपको स्मरण होगा आकांक्षा जी, हमने जब युद्ध किया था 9 जगह पे, मुरीद के को हमने तोड़ा, भावलपुर को तोड़ा और मुजफ्फराबाद को जब हमने तोड़ा, तो उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का आया था, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि अगर भारत इस पर चुप हो जाएगा तो हम सीज फायर करने को तैयार। तो ये सीज फायर की बात अभी जुम्मा 1-2 दिन में नहीं हुई है। सीज फायर का जो डर था, सीज फायर करना है, वहां से पाकिस्तान से बहुत पहले की बात चल रही, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि अब हमारे पास अगर ये युद्ध ज्यादा चलेगा तो नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा होगा और उनकी अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल जीरो पे मिट्टी है वो शायद जमींदोर हो जाएगी। तो पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत थी, हमारी भी जरूरत थी कि सीज फायर हो, और सीज फायर होना ये विक्ट्री का साइन है, जैसा कि अभी सभी लोगों का कहना था, ग्रुप कैप्टन का और आर के साहू जी का भी कहना था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर अचीव कर लिया है, हमारी विक्ट्री हो चुकी है और सीज फायर का होना हमारे लिए फेवरेबल है। नवोदित जी, पाकिस्तान पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता ना। आपने जैसे कि बताया कि वहां पर सरकार नहीं, वहां की आर्मी सरकार चला रही है, वो फैसले लेती है, और हम जानते हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह जैसा उनका काम रहता है। कल को वो फिर आतंकियों को उकसावा देंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है आतंकियों को, यदि वो फिर से अटैक करते हैं, और जैसा कि हमने भी कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, तो क्या फिर अभी जो सीज फायर किया कल को उसको लेकर के सवाल नहीं उठाए जाएंगे कि देखिए उस समय ही आपको ताबूत पर अंतिम कील ठोक देनी चाहिए थी? देखिए बात ये होगी, और आपका ये कहना बड़ा वाजिब है कि ऐसी बात होगी। हम देखिए, अगर ये सोचा जाए कि कभी ना कभी वो सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, जी हाँ करेंगे। क्या पाकिस्तान के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या हम सीज फायर ना करें? ये भी तो एक बड़ा भारी क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप सीज फायर करेंगे वो उल्लंघन करेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं कर सकता, हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाइना के ऊपर पूरा विश्व ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी ग्रुप कैप्टन ने 71 के बारे में बात की थी, और गांधी जी, नेहरू जी और चाउ लाई की बात की थी, तो चाउ लाई वापस गए और हम यहाँ पे हिंदू चीनी भाई भाई कर रहे थे, उन्होंने युद्ध कर दिया। तो 2 ऐसे मुल्क है पूरे विश्व में, आप विश्वास कर ही नहीं सकते। तो अगर विश्वास न करें और फिर सीज फायर ना करें और शांति की ओर ना बढ़े, ये भी तो एक विकल्प नहीं है आकांक्षा जी। तो जहां तक हमारी मुस्तैदी का सवाल है, हमारी सेना को मुस्तैद रहना होगा, जो मुस्तैद हैं, और उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा जब भी सीज फायर का उल्लंघन हो। इसी तरह से काम चलेगा, अदरवाइज हम शांति को स्थापित नहीं कर सकते। और ये तो चाहते हैं कि युद्ध होते रहे छोटा मोटा, और इनकी हार सुनिश्चित है, फिर भी ये चाहते हैं, परंतु अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि हमने देखो ये कर लिया, क्योंकि वो भूखमरी में है। तो उनको या तो आप खेल दीजिए या युद्ध दीजिए, तो उनका माइंड कहीं पे डाइवर्ट ये लोग करते रहे। हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है, हमारी सिचुएशन आर्थिक व्यवस्था को ले जाने वाली बात है। साहू जी ने बात करी थी कि 140 करोड़ की जो जनभावना है उनको ले जाने वाली बात है, उनको उन्नति देने वाली बात है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सतीश जी, जो अभी 19 दिनों तक पूरा ये चला, हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले का हमने हमला हुआ, फिर हमने उसका बदला लिया, फिर रिटेलिएशन हुआ, और अब सीज फायर। इन तमाम दिनों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आकांक्षा जी, हाँ, मैं एकदम शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि ये जो पहले आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ, इसके लिए तो हेड्स अप टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि इन्होंने एक सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट नाम चुना, सिंदूर, जिसकी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
and it is a symbol of courage, love, affection, everything for the Indian lady and for the Indian man also. तो इसको हमने अपने मैंडेट को पूरा किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो खुल के आई कि भारतीय सेना जो है, हमारे जो कैपेबिलिटी हम जो सोचते थे उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को प्रूव किया। वाकई सतीश जी हम कितने स्ट्रांग है ये हमने हर मोर्चे पर बताया है। नवोदित जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। इसमें सबसे बड़ी बात आकांक्षा जी जो हुई है, जो परिप्रेक्ष्य में है और जिसका अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में दिखेगा, और वो ये है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। तो जो 80-20 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था फिर से होगा। और आप देखें कि IMF के वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट आया है बांगा का, कि इस बार उन्होंने कहा कि वो मध्यस्थता नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हुई है, शिमला समझौता खत्म हुआ है। हालांकि शिमला समझौता के दूसरे परिणाम भी हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल होना, आतंकवादी ठिकानों का नेस्तनाबूद होना और इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन होना है, कीपिंग नाबैंस। ठीक है, रुपेश जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। मैं पहले से कहते आया था, पाकिस्तान इतिहास भूल चुका है और उसको बार बार याद दिलाया। आज हमने भी हमेशा याद दिला दिया कि जब भी वार हुए हैं पाकिस्तान हमेशा हारा है और हारेगा। और ये इस बार ऑपरेशन जो सिंदूर है वो करके दिखा दिया, इस बार भी उसकी हार हुई है वाकई। और यदि अब वो प्रहार करने की कोशिश करेगा या पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करेगा तो भारत किस तरह से प्रहार करेगा, हाहाकार किस तरह से मचता है, इसकी तस्वीरें तो सामने आई। और वो कितना भी झूठ परोस ले, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है, सच हम जानते हैं, और सच जैसे कि कहा जाता है कि छुपाई छुपता नहीं है। अब सबको इंतजार है 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और कल जब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है वो भी सबके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीज फायर के क्या मायने हैं ये हमें समझाने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।